तो ये कहानी है एक फिशरमैन जॉन की, जो अपनी छोटी सी बोट है फिशिंग करने के लिए निकल चुका है। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पर उसके साथ कुछ अजीब होता है। समुद्र में चारों तरफ इन्हें धुंध फैल जाती है और दूर दूर तक उसे कुछ नजर नहीं आता। काफी टाइम वो इसे धुंध में सरवाइव करता है और फिर दूर उसे एक बोट दिखाई देती है। हैरानी की बात थी, उस बोट के अंदर कोई एक इंसान भी उसे नजर नहीं आ रहा था। वो अब उसे चेक करना चाहता है, इसीलिए वो अपनी बोट को एक रस्सी से अच्छी तरह इस बड्डी बोट के साथ बांधता है और अंदर चेक करने के लिए चला जाता है। वहां जाकर उसे शौक लगा ये देखकर कि इस बोट में कोई इंसान नहीं। हालांकि वहां पे सब चीजें बिल्कुल नॉर्मल थी, यहाँ तक कि खाना भी वहां फ्रेश मौजूद था। इंसानों के होने के सारे असर तो थे यहाँ पर, लेकिन इंसान नहीं थे। अब जॉन बोट स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि बोट का इंजन तो खराब है। उसे हैरानी हुई थी, इतनी बड़ी बोट, वो भी इतने बड़े समुंदर में अकेली दूर भी खड़ी है। वो आसपास इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करता है कि शायद उस बोट के मालिक यहीं देर करीब ही हो और छोटी बोट के सगे फिशिंग करने गई हो। लेकिन धुंध इतनी थी कि उसे कुछ नजर नहीं आया। अब जॉन वापस कंट्रोल रूम के अंदर जाता है और वहां से रेडियो मैसेज ऑन करके हेडक्वार्टर में मैसेज देता है कि ये एक बोट यहाँ समुद्र में फंसी हुई है। अगर कोई मुझे सुन रहा है तो प्लीज मुझे जवाब दे। ये सब करने के बाद उसने फैसला कर लिया था कि वो तो अपनी ही बोट में जाएगा। और जैसे ही वो ऊपर आया तो ये देखकर हैरान हो गया कि उसकी बोट वहां से गायब हो चुकी थी। हालांकि उसने बोट को अच्छी तरीके से बांधा भी था। उसकी अपनी बोट की गायब होते ही एक और अजीब काम उसके साथ ये हुआ कि यहाँ से सारे धूम भी हट गई। आसमान बिल्कुल साफ हो गया। तो दोपहर का वक्त था, वो अब इसी शिप में वापस आ गया। अब क्योंकि वो खुद इस बोट में फंस चुका था, इसलिए वो मैप के जरिए अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है और ये पता चलाने की कोशिश करता है कि अब वो है कहाँ और उसे अपने घर वापस जाने के लिए कौन सा रास्ता लेना होगा। मसला एक ओवर भी था ना, इस बोट का इंजन भी खराब था। तो उसे अपनी जान बचानी थी, तो किसी तरह इस बोट को चलाना था। वो अब इंजन ठीक करने की कोशिशों में लग जाता है। इसी बोट से टूल बॉक्स ढूंढता है और थोड़ी ही देर की कोशिश के बाद वो इसके इंजन को ठीक करने में कामयाब हो भी गया। ये उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अब बोट काम कर रही थी, वो इस बोट को कहीं भी ले जा सकता था, लेकिन रास्ता तो समझ आए। इसीलिए वो दोबारा कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करता है, लेकिन कोई भी उसे जवाब नहीं देता। फिर बेचारा दोबारा ऊपर आ जाता है और ऊपर आते ही उसे वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ जाती है। कोई देख तो रहा नहीं था। उसे नीचे जाने के बजाय वो समुंदर में ही काम करने का डिसाइड करता है। लेकिन तभी अचानक कोई उसे पीछे से धक्का दे चुका था, जिसकी वजह से वो गिर गया। वो पानी में भी डूब सकता था, लेकिन रेलिंग को पकड़कर उसने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। लेकिन रेलिंग को पकड़कर इस बोट के अंदर वापस आ जाता है। इस सारे चक्कर में उसका काम नहीं हो पाया था। इसीलिए वो नीचे टॉयलेट में गया, जहां पर किसी ने जोर से पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। इस चीज पे जॉन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे लगा था शायद हवा के प्रेशर की वजह से बंद हुआ है। लेकिन जैसे ही वो फारिग होकर पीछे मुड़ा तो दरवाजा लॉक था। वो भी बाहर से ही। अब इस दरवाजे को वो हर जगह से खोलने की कोशिश करता है, अपने पॉकेट से निकाल के खोलने की भी कोशिश करता है, लेकिन ये चीज काम में अब नहीं हुई। उसका दिमाग खराब होता जा रहा था। उसे लगने लगा कि कोई शिप में है जो उसके साथ एक गंदी गेम खेल रहा है और उसे टॉर्चर कर रहा है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, प्लीज जो भी हो, बोल दो ये दरवाजा, मैं यहाँ किसी चोरी के मकसद से नहीं आया था। मेरा यकीन मानो, मैं तो सिर्फ चेक करने आया था। उसका इतना सब कुछ कहने के बावजूद भी किसी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब उसे जो भी करना था खुद ही करना था। तो यहाँ केबिन खुलता है तो एक शॉकिंग चीज उसे ये दिखाई देती है कि केबिन के अंदर खून का था थी। तो ये डरा देने वाली बात। लेकिन वो ध्यान नहीं देता और यहाँ से कैंची निकाल के दोबारा दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और एक और मर्तबा नाकाम हो जाता है। अब ये बोर्ड भी लगातार चल रही थी। जॉन उता चुका था, अचानक उसे ऊपर विंडो दिखाई देती है। जिस विंडो से निकल गए वो आसपास देखता है तो दूर उसे कार को शिप आती दिखाई देती है। उसे देखा कि कार्गो शिप की डायरेक्शन बिल्कुल उसकी शिप की तरफ है। अगर कार्गो शिप यहाँ आई तो उसकी शिप तबाह हो जाएगी और वो मर जाएगा। अपनी जान बचाने के लिए वो कार को शिप को कोई सिग्नल देना चाहता था, पर कैसे देता। वो फंसा हुआ था यहाँ पर अपनी शर्ट निकालकर। वो कार्गो शिप को सिग्नल देता है, लेकिन कार्गो शिप का कोई भी इंसान उसे देख नहीं पाया। अब उसे किसी तरह अपनी जान बचानी थी, तो अपनी शिप को रोकना था।
वरना कार्गो शिप इसे तबाह कर देती। तभी उसे विंडो के ऊपर एक रस्सी दिखाई देती है और उसे आइडिया आता है कि क्यों ना वो अपने ही शिप को रोके। वो रस्सी को बांध बूंद कर बाहर फेंकता है ताकि बोट रोक सके, लेकिन यहाँ उसी के साथ बुरा हो गया। वो रस्सी उसी की शिप के फैन के साथ पिपट गई और बाथरूम के अंदर से वो रस्सी उसके गले के अंदर अटक गई। उसका गला तो अब घुट रहा था। वो मर जाता, लेकिन वो बड्डी मुश्किल टूल के जरिए इस रस्सी से अपनी गर्दन जोड़वाता है। गर्दन पूरी लाल हो गई थी। वो मरने ही वाला था, लेकिन बच गया। खैर, रस्सी के फैन में लिपटने की वजह से ये शिप तो रुक गई थी, लेकिन ये फिर भी काफी नहीं था। कार्गो शिप फिर भी उसकी शिप से टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसकी शिप को बहुत बुरा झटका लगता है। वो भी यहाँ गिरकर बेहोश हो जाता है। उसके सर पर अब चोट भी आ गई थी। जॉन को जब होश आया तो उसने देखा कि अब बाथरूम में पानी भर रहा था, और हैरानी की बात थी, इस समुद्र का पानी नहीं था, बल्कि साफ पानी था। यानी कोई तो था जो उसे डराने की, उसे मारने की कोशिश कर रहा था। वो एक और महत्व भी मांगता है, जो भी हो प्लीज छोड़ दो मुझे। लेकिन कोई उसकी सुन ही नहीं रहा था। उसे भूख और प्यास भी लगी थी। उसकी ताकत भी कम हो गई थी। पानी पीने के लिए वॉशरूम का पानी यूज करता है, तो देखता है कि पानी खत्म हो चुका था। वो जब फ्रेश से पानी उठाकर पीने लगता है तो उसे पता चला कि अब ये पानी नमकीन था, ये नहीं समुद्र का पानी था। और ऐसे वो जान गया कि उसकी बोर्ड के अंदर कोई होल हो गया है, कोई सुराख हो गया है, जिससे समुद्र का पानी बोर्ड के अंदर आ रहा है। और अब जल्दी ये बोर्ड डूब जाएगी। वो दोबारा कोशिश करता है इस दरवाजे को खोलने की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि किसी ने दरवाजा बाहर से बंद किया हुआ है। रात भी हो चुकी थी, और जब बोट के ऊपर का सीन दिखाया जाता है तो पता चलता है कि इस बोट को कोई चला रहा था, जो इनविजिबल है, नजर नहीं आ रहा जरूर वो कोई। रात हुई तो समुंदर में तूफान आ गया। तूफान की वजह से बोट का भी बहुत नुकसान हुआ और जॉन को भी बहुत चोट आई। सुबह उसकी आंख खुली तो पानी का लेवल इतना बढ़ चुका था कि सिर्फ उसका चेहरा ही बाहर था। अब तो उसने मान लिया था कि वो थोड़ी ही देर में मर जाएगा, लेकिन तभी उसे दरवाजे की आवाज आई, और जैसे ही उसने हैंडल घुमाया तो दरवाजा खुल चुका था। पानी के प्रेशर की वजह से दरवाजा टूटकर बाहर की तरफ गिर जाता है, और ऐसे जो उनको यहाँ से रिहाई मिल जाती है। वो जान गया था कि यहाँ पे जो कोई भी है उसे हर हाल में टॉर्चर करना चाह रहा है। इससे ज्यादा वो टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सकता। साथ ही नीचे बोट में पानी भी भर रहा था। वो जानता था ये बोट कभी भी डूब जाएगी। फैसला तो उसने कर लिया था कि वो यहाँ रहेगा नहीं। इसीलिए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो इसी शिप से एयर बैग्स लेता है, और नीचे जो अभी बाथरूम का दरवाजा टूटा था, वो लेकर उन सारी चीजों को आपस में बांधकर अपने लिए एक छोटी सी राफ्ट बनाता है, ताकि वो इसके जरिए यहाँ से भाग सके। सारी चीजों का इंतजाम वो इसी बड्डी बोट से करता है। यहाँ तक कि खाने पीने की चीजें भी वो यहीं से लेता है, और फिर इस बोट से उतर जाता है। फाइनली अब वो अपनी राफ्ट में आ गया था। घंटों गुजर जाते हैं। वो भी ज्यादा सफर तय नहीं कर पाता, और देखता है कि वो बोट भी वैसे की वैसे ही खड़ी है, जिसके बारे में उसे लग रहा था कि वो 5 से 10 मिनट में डूब जाएगी। अगर वो अभी तक नहीं डूबी तो इसका मतलब है कि वो डूबेगी नहीं। यही सोचते हुए उसके दिमाग में आ जाता है कि क्यों ना जाकर इसी बोट की लीकेज सिस्टम को ठीक कर दूं। ऐसे मैं भी आराम से उसी बोट में सफर कर पाऊंगा। यही सोचते हुए वो इस बोट में वापस आता है। सबसे पहले बोट की लीकेज ठीक करता है, और फिर एक पंप बनाता है, जिससे कि बहुत ही आसानी से बोट में मौजूद सारा समुद्र का पानी समुद्र में वापस आ चुका था। लेकिन खत्म करने और पानी निकालने के बाद इस बोट में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, उसने वो सारी प्रॉब्लम्स ठीक कर दी। पर में ये सब करने के बाद वो दोबारा रेडियो के जरिए मदद बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन इस मर्तबा भी जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो न चाहे वो अब बोट के ऊपर आ गया। उसके पास मैप था। वो दोबारा रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है और इस बोट को चलाता है, लेकिन एक और मैप बा ये बोट उसे धोखा दे देती है, और चलते ही नहीं, वो बोट बिल्कुल स्टिल हो गई थी। वही पानी में रुक गई थी, और ये चीज उसे टेंशन में डाल गई। इतने में ही उसे दूर एक और शिप आती दिखाई देती है, और वो जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए अपने लिए बनाई हुई छोटी सी राफ्ट के सिर के उस दूसरी शिप पे जाने का फैसला करता है। और जैसे ही वो अपनी राफ्ट लेकर उसके लिए निकलता है तो ये शिप खुद ब खुद चल जाती है। तेजी से उसका पीछा करने लगती है कि उसे लग रहा था कि ये शिप उसे कुचल कर मार ही देगी। वो अपनी स्पीड और बढ़ा देता है, लेकिन कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उस बड्डी शिप ने अपनी स्पीड और भी ज्यादा तेज कर ली थी।
और इससे पहले कि ये शिप उसे टकरा जाती, वो अपनी राफ्ट के ऊपर से जंप कर देता है और तैरते हुए दूसरी पोर्ट तक जाने का डिसाइड करता है। लेकिन इतने में वो दूसरी पोर्ट जा चुकी थी और ये देखकर वो समझ गया कि इस पोर्ट पे कुछ तो ईवल है जो उसे अपने से दूर नहीं जाने दे रहा। उसने सोच लिया था कि चाहे वो पानी में मर जाएगा, लेकिन उस बोट में नहीं जाएगा। शाम होने तक वो पानी में ही तैरता रहा, लेकिन अब पानी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर गया था। अब सर्दी से बचने के लिए वो दोबारा बोट पे आ जाता है। तबीयत उसकी इतनी खराब हो गई थी कि उसने कुछ नहीं सोचा और जाकर ब्लैंकेट लेके रूम में सो गया। सुबह में जब उठा तो उसने दोबारा यहां से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन अब उसके रूम का दरवाजा भी बंद हो गया था। वो पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो गया। उसके साथ ये हो क्या रहा था, वो समझ ही नहीं पा रहा था। तभी उसे यहाँ पे एक छोटा सा कैबिन नजर आता है, जिसे खोलने पर उसने देखा कि ऊपर से एक रास्ता है, एक रोशनदान है जो खुल के वो यहाँ से बाहर जा सकता है। वो अब उस केबिन के अंदर चला गया, जो जगह बहुत छोटी थी। असल में वो एक स्टोरेज एरिया था। इस स्टोरेज एरिया के जरिए वो जितनी भी बार यहाँ से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता था, नीचे गिर जाता था। ऐसे उसको कई छोटे आ गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और दोबारा ऊपर चढ़कर उस रोशनदान को खोलने की कोशिश की। लेकिन वो भी बिल्कुल नहीं खुल पाया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सील हो गया हो। इस जगह का ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम हो गया था। कैबिन का दरवाजा भी नहीं खुल रहा था, जिससे वो रूम में वापस चला जाए। एक और मर्तबा उसने ये बात मान ली थी कि वो मर जाएगा। ऑक्सीजन की कमी से इससे पहले कि वो बेहोश हो जाता, दोबारा दरवाजे की आवाज आती है और कैबिन खुल जाता है। कैबिन भी खुलते ही वो फौरन बोट से बाहर आया, जहां आने पर उसने देखा कि बोट एक छोटी सी आइसलैंड पे आ रही थी। और ये देखकर उसे हौसला हुआ, उसकी सांस में सांस आई कि चलो, अब इस एल बोट से तो जान छूटेगी। उसे लग रहा था कि इसी आइसलैंड पे कोई इंसान है जो उस बोट को कंट्रोल कर रहा था और जॉन को टॉर्चर कर रहा था। करीब एक रात पड़ा था। उसने एक उठा लिया उस आदमी को मजा सिखाने के लिए। लेकिन जैसे जैसे उसने इस आइसलैंड को एक्सप्लोर किया, तो वो शौक रह गया कि इस आइसलैंड पे तो इंसान का नामो निशान नहीं था। एक और मर्तबा परेशान होकर वो इस आइसलैंड से जब बाहर निकला, तो एक नए मंजर ने उसे परेशान कर दिया। वो जो उसे यहाँ निकल आई थी, अब उसी के सामने वो दोबारा चल रही थी, जैसे वो अपना एक दूसरा शिकारी ढूंढने जा रही हो। और ये देखते हुए जॉन को 100% यकीन हो गया कि उस बोट का और इस आइसलैंड का कंट्रोल 100% ईविल के हाथ में है। उसे यहाँ से निकलना था, उसकी एक जिंदगी थी। कुछ छानबीन करते हुए वो इस आइसलैंड की सबसे ऊंची जगह पे चला जाता है, तो उसे करीब एक दूसरा आइसलैंड में दिखाई देता है, जिस पे क्या हो रहा था उसे नजर नहीं आया। तब घूमते घुमाते वो आइसलैंड की पिछली तरफ आ गया, जहां आने पर वो शौक रह गया, क्योंकि ये वही जगह थी जहां से जॉन ने मूवी के स्टार्ट में अपना सफर शुरू किया था। और यहाँ पर उसकी बोर्ड भी पहले की तरह ही बंधी हुई थी, और इस जगह पर अब पहले की तरह इंसान भी थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जॉन ने ये सब देखा, उसका वो बुरा सपना हो। लेकिन वो सब जॉन के साथ हकीकत में हुआ था। उसकी बोट यहां तक कौन लेकर आया था, और इस आइसलैंड की हकीकत क्या थी? जॉन के साथ जो कुछ हुआ था, उसके पीछे किस चीज का हाथ था, ये मूवी में नहीं बताया जाता, और मूवी इन्हीं सवालों के साथ यहीं पर खत्म हो जाती।